आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th में ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी के बारे में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम ही है आपका एग्रीकल्चर, तो इससे आपको मालूम चल रहा होगा कि एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब है खेती बाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात ना, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि क्या हमेशा एग्रीकल्चर का मतलब खेती बाड़ी ही होता है क्या? नहीं, देखो, एग्रीकल्चर जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए ना, या फिर फार्मिंग बोला जाए, इसका मतलब केवल खेती बाड़ी नहीं होता। इसमें हमारा ना जानवर वाला भी काम इंक्लूड हो जाता है। मतलब कि जानवर को पालना, उसका दूध निकाल के मार्केट में बेचना, उसका केयर करना, ये भी हमारा उसी में आता है। यानी कि जब हम लोग बचपन में पहली बार, मतलब कि जब हम लोग बचपन में वर्ड सुनते थे ना, फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर, तो हम लोग को समझ में आता था कि केवल ये खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहा है ना, क्रॉप लगाना, काटना, मार्केट में बेचना, खाना, यही सब चीज़। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुत ये गलत बात है। क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आप खेती बाड़ी भी करो, यानी कि आप बेसिकली खेती बाड़ी से जुड़े रहोगे, और साथ ही साथ यदि आप कोई जानवर वाला काम करते हैं, मतलब कि जानवर को पालना, दूध निकाल के मार्केट में बेचना, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर में ही आता है। ठीक है, खैर, तुम ये बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर आपका 4 है ज्योग्राफी में, क्लास 10th का एग्रीकल्चर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसमें ना 3 पॉइंट लिख के आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। पहला इसमें यह है, इन इंडिया 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सोचो, यानी कि मान लीजिए इंडिया में ना 3 कोना आदमी है, सपोज कर लो, ऐसे समझो। 2/3 का ना मतलब है 3 कोना आदमी है, मान लो। 3 कोने में से 2 कोना आदमी जो है ना पूरा खेती बाड़ी करता है। या फिर आप इसको ऐसे समझो, 75 लोग हैं, और 75 लोग में 50 लोग एग्रीकल्चर करते हैं। बताइए, तो आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में एंगेज है? एग्रीकल्चर में। इसीलिए भारत को आज से नहीं, बहुत समय पहले से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कृषि प्रधान देश भारत को। पता है क्यों? क्योंकि भारत एग्रीकल्चर के मामले में आज भी आगे है, और आज से हजारों साल पहले भी आगे ही था। उस समय से लेकर आज तक हम लोग भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होता है, और यही कारण है, इतना ज़्यादा यहाँ पे खेती बाड़ी होता है, तो इसका यही कारण है कि हम लोग अपने इंडिया में अनाज को उपजाते हैं, और इतना ज़्यादा उपजाते हैं कि जो हमारे पास बच जाता है उसको हम लोग दूसरे कंट्री को दे देते हैं। जैसे हमारा बहुत सारा अनाज आज जापान जाता है, दुबई जाता है, पाकिस्तान तो जाता ही है, इस तरीके से। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में 2/3 जिसका पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है। आगे, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। एग्रीकल्चर हमारा क्या एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब हुआ कि सबसे मेन एक्टिविटी है। आप जरा खुद सोचो, आप कोई भी काम करो ठीक है, लेकिन आप खेती बाड़ी ना करो तो क्या आपका ये जिंदगी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि एग्रीकल्चर क्या आपका एक प्राइमरी एक्टिविटी है। मतलब ये सबसे पहला ऐसा काम है जो कि करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बिना हर काम आपका अधूरा है। जैसे यदि हम आपको आज पढ़ा पा रहे हैं, इसके अंदर मेरा, इसका मतलब है कि मेरे अंदर एनर्जी है, और एनर्जी आपको पता है फूड से आ पाएगा आपका। इसीलिए मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। और बेसिकली हमारा भोजन जो वो खेती बाड़ी से ही आता है। ठीक है, अगला, एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। अच्छा, एग्जाम्पल समझिए, हमारे इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री है। जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्री हमारे इंडिया में कोई है जो कि चॉकलेट बनाता है, कोई बिस्किट बनाता है, कोई बॉर्नविटा बनाता है, कोई हॉर्लिक्स बनाता है, कोई च्यवनप्राश बनाता है। तो उन सभी में जो सामान चाहिए वो कहाँ से सामान जाएगा? खेत से जाएगा ऑब्वियसली। और खेत हमारा किस में आएगा? एग्रीकल्चर में आएगा। तो बहुत सारे इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही किया जाता है। यदि खेती बाड़ी बंद तो सारा इंडस्ट्री बंद, सिंपल। तो पूरा का पूरा यदि हम लोग बात करें तो डिपेंड है हम लोग एग्रीकल्चर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुत अच्छा खासा एक इंट्रोडक्शन। तो हम लोग अपने एनसीईआरटी के सबसे पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। टॉपिक का नाम है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाए बहुत ही ध्यान से इसमें आप समझेंगे। और यहाँ पे ना जो वर्ड अभी आप सुनने वाले हैं, इस यहाँ पे वो कुछ नया वर्ड आने वाला नहीं है जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये आप पहले सुन चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें रिवाइज करते चलना है। ठीक है, बहुत ध्यान समझ चलिए। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। यानी कि फार्मिंग को हम लोगों ने 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है।
पहले कैटेगरी का नाम है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा हमारा है कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारा कैटेगरी फिर बटा हुआ है। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर हमारा दो प्रकार का फार्मिंग होगा। पहला होगा आपका प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होगा आपका इसी के अंदर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अगला क्या था आपका? अगला था आपका कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग में दो तीन प्रकार के आपको और मिल जाएंगे, जैसे इसी में आपको प्लांटेशन भी पढ़ना होगा। अच्छा, बस प्लांटेशन तक ही है, चलो अच्छा है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपका फार्मिंग दो प्रकार का है, पहला सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी दो प्रकार का है, पहला हो गया आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा हो गया आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग में उतना कुछ खास क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसके बारे में खास करके हमको प्लांटेशन के बारे में पढ़ना होता, तो ये हम लोग अपने प्लांटेशन को पढ़ लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से अपना। तो हाँ, शुरू किया जाए। तो पहला जो आपका फार्मिंग है वो आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या कुछ खास बातें लिखी गई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया जाए। देखो, इट इज द फार्मिंग इन विच द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड रियर एनिमल्स जस्ट एनफ टू फीड देयर फैमिली। यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो खेती बाड़ी किया जाएगा या फिर जो जानवर को पाला जाएगा। अच्छा, हमने फिर से कहा आपको, फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर का मतलब केवल खेती बाड़ी नहीं होता है, जानवर को पालना भी होता है, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि वो खेती बाड़ी या फिर उस प्रकार से आप जानवर को पालो कि बस आपके फैमिली को फूड मिल जाए बस। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ना एक बीघा जमीन है, सपोज करो, मान लो कि मेरे पास एक बीघा जमीन है और उसके ऊपर हमने चावल का खेती किया, तो हमको मात्र उतना ही चावल उगाना है उस पर जितना कि मेरे फैमिली का नीड पूरा हो जाए बस। हमको मार्केट में बेचना नहीं है, हमको प्रॉफिट नहीं कमाना। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में उतना ही खेती किया जाता है जिससे कि आपके घर का काम चल जाए, ठीक है। वही बात इसमें लिखा गया, यानी कि आपके फैमिली का जो नीड है वो पूरा हो जाए बस। आगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आगे हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। पहला है आपका सब्सिस्टेंस और दूसरा आपका है इंटेंसिव। तो इन दोनों के बारे में भी एक एक करके जान लेते हैं। पहला प्रिमिटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग agriculture is practiced on a small piece of land with the help of primitive tools like hoe, dog and digging sticks। तो प्रिमिटिव में हमारा ये होता है ना कि हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, पहला बात तो बहुत ही छोटे से ज़मीन पे करते हैं, मतलब कि बहुत ही छोटा सा आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, वहीं पे आप खेती करते हैं। और उसमें जो हम लोग औजार इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो कोई मॉडर्न टूल नहीं होता है, बहुत ही पुराना टूल, जैसे कि खुरपी, कुदाल, है ना, यही सब हम लोग इस्तेमाल करके अपना काम चला लेते हैं। तो बेसिकली ये जो खेती करने का तरीका हो गया, ये पुराना तरीका हो गया, ठीक है। आगे, इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फैमिली और कम्युनिटी लेबर वर्क में, इसमें जो लेबर काम करेंगे ना, एक्चुअली इसमें आप लेबर हायर नहीं करते हो कहीं बाहर से, क्योंकि चूंकि आप फैमिली के लिए केवल अपना खेती बाड़ी कर रहे हो, तो क्या आपको इसमें लेबर अलग से चाहिए क्या? 10-20 लेबर ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं, 2-4 लोग से भी काम इसमें बन जाता है। यानी कि इसमें जो लेबर लगता है वो आपके घर का ही आदमी कोई हो सकता है या फिर आपके गली मोहल्ले का ही कोई हो सकता है। ऐसा नहीं, मतलब इसमें जरूरत ये नहीं पड़ेगा कि आपको 100 लेबर बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा आपको खेती करना है इसमें। आगे, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। इस प्रकार का जो फार्मिंग है बेसिकली बारिश पे डिपेंड होता है, मतलब कि बरसात होगा तो पानी हमारे खेत को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अलग से खाद इसमें नहीं दिया जाता है, बेसिकली जो मिट्टी का जो फर्टिलिटी है उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं हम लोग। अगला आपका एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि एनवायरमेंट पे पूरी तरीके से हम लोग डिपेंड रहते हैं कि हाँ भाई अच्छा मौसम हुआ तो फसल भी अच्छा होगा, मौसम खराब हुआ तो फसल भी हमारा खराब हो जाएगा, इस तरीके से। आगे, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको ना हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है ना, खेती करने के बाद जो भी मतलब कि खेती करने के बाद जो भी उसमें खेत में जो अनवांटेड हमारा पार्ट बच जाता है उसको हम लोग जला देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो, अच्छा कभी आपने धान का खेती देखा है? अच्छा, आपने किसका खेती देखा पहले ये बताओ? किसी चीज़ का नहीं? कभी गांव नहीं गए आप लोग? अच्छा, खेती नहीं देखे, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे मेरे गाँव में ना मक्का का खेती बहुत ही कॉमन है। मक्का मतलब मकई, जो भुट्टा जो हम लोग खाते हैं, पॉपकॉर्न, उसका खेती मेरे गाँव में बहुत ही कॉमन है। तो उसमें होता क्या है ना, जब वो पक जाता है ना तो उसको हम लोग जड़ से नहीं काटते हैं, उसको 2-3 हाथ ऊपर से हम लोग काटते हैं, और वो जो 2-3 हाथ अपने खेत में छोड़ा उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, या तो उखाड़ के घर लेके आ जाते हैं जलावन के लिए इस्तेमाल करने के लिए, या फिर उसको हम लोग खेतों में ही आग लगा देते हैं। अब तो आग लगाना बहुत ही सरकार बैन कर दिया है क्योंकि उससे बहुत ही पोल्यूशन फैलता है।
तो पहले क्या होता था, उसको घर काट के लाया नहीं जाता था, बल्कि उसको खेत में जला दिया जाता था। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था पता है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों का मानना ये था, और ये सही भी है, कि जो राख प्रोड्यूस होगा ना, वो एक्चुअली में राख नहीं होगा, बल्कि वो एक तरीके से खाद का काम करेगा, फर्टिलाइजर का। तो किसान को अलग से कोई केमिकल नहीं डालना पड़ता था, वही खाद का काम कर देता था। इसीलिए इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। हाँ, पॉल्यूशन बहुत होता था। इसका एडवांटेज ये था कि आपको अलग से खाद डालना नहीं पड़ता था खेत में, पहला बात। दूसरा बात, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि पॉल्यूशन बहुत फैलता था इससे। इसीलिए अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहेंगे, आप एग्जाम्पल ले लो हरियाणा का, आप एग्जाम्पल ले लो पंजाब का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब कि वो लोग खेती अपना करते हैं, और जो पार्ट बच गया उसको खेत में उसको वो लोग जला देते हैं, ताकि खेत में जो मिट्टी जो है उसको फर्टिलिटी बढ़ जाए। लेकिन हरियाणा का गवर्नमेंट या फिर पंजाब का गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि उससे पॉल्यूशन बहुत फैलता है, और उसका असर डायरेक्टली आपको दिल्ली के ऊपर देखने को मिलता है। दिल्ली हर साल लगभग पॉल्यूशन से अफेक्टेड ही रहता है, इन्हीं सब कारण की वजह से। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, देखो, फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड्स क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली। तो इसके लिए बेसिकली किसान अपने खेतों को साफ करते हैं, वहाँ पे अपना फसल लगाते हैं, और जो भी उसको लगाना है लगा के अपने फैमिली का पालन पोषण करते हैं, सिंपल सा। ठीक है, आगे। When the soil fertility decreases, the farmer shift to other places and clear a fresh piece of land for cultivation। मान लीजिए कि फर्टिलिटी सॉइल का खत्म हो गया, यानी कि जो उपजाऊपन था मिट्टी में वो खत्म हो गया, तो किसान क्या करते हैं, उस जमीन को छोड़ देते हैं और वो जमीन को चेंज कर लेते हैं। यानी कि जहाँ पे अभी तक उन्होंने खेती नहीं किया था, अब वहाँ पे खेती करेंगे, और पहले वाले को वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ ना आज पूरी तरीके से बैन हो चुका है। पता है क्यों? क्या आज आप कहीं पे भी जाके खेती कर लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर जगह पर जो जमीन है किसी ना किसी आदमी का है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पहले इस प्रकार का भी खेती हमारे भारत में होता था, अब नहीं होता, क्योंकि जब तो जमीन सबका अपना अपना है, कोई भी आपको अपने जमीन पे खेती क्यों करने देगा भाई? ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जहाँ पे आपने खेती किया उसको अब आप छोड़ देते हैं, अगले में जाके आप खेती करते थे। पहले ये चीज़ होता था, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अब तो हर किसी के पास अपना जमीन है। अपने खेत के ऊपर कोई खेती क्यों करने देगा आपको? सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि हमारा आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। इसके अंदर हमारा एक और फार्मिंग है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें तो अभी और पॉइंट है, सॉरी, इसमें और पॉइंट है हमारा। इसमें और कहा गया, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रोडक्टिविटी इज लो बिकॉज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। देखो, इसमें ना इस प्रकार की खेती में भले ही फसल बहुत ही कम उगता है, क्योंकि आप इसमें क्या आपने कभी खाद का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर का यानी कि केमिकल का? नहीं इस्तेमाल किया। क्या इसमें आपने कोई ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया? नहीं किया। क्या आपने इसमें HIV सीड्स का इस्तेमाल किया? बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब ये हो गया कि आपने किसी प्रकार का मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए इसमें फसल जो होगा ना वो बहुत ही कम होगा, लेकिन जो भी फसल होगा वो बिल्कुल हेल्दी होगा। हेल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जरा सा भी केमिकल का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो इसमें भले ही फसल कम हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपका ये फसल इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है। आगे, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसको, इस प्रकार के फार्मिंग को हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो किस किस नाम से जानते हैं देख लो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉन एज झूमिंग इन असम। असम में इसको हम लोग झूमिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेघालय, अच्छा, असम, मेघालय और मिजोरम में हम लोग इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। एंड नागालैंड, अच्छा, नागालैंड में भी, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हम लोग इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। और पमलाऊ इन मणिपुर, मणिपुर में पमलाऊ के नाम से जानते हैं। दीपा इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जानते हैं। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड और छत्तीसगढ़ में हम लोग इसको दीपा के नाम से जानते हैं। सिंपल सा मतलब हो गया कि झूमिंग के नाम से हम लोग इसको असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जानते हैं। पमलू के नाम से हम लोग इसको मणिपुर में जानते हैं, और दीपू के नाम से हम इसको छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जानते हैं। यानी कि इसका नाम अलग अलग है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो सेम ही है। आगे अगला है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है देखो, इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। देखो, इस प्रकार का खेती ना कहाँ पे होगा? जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारा पटना बहुत पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो पटना के अगल बगल में जो आपको एरिया दिखता है उसमें कैसा फार्मिंग होगा?
इंटेंसिव होगा, सिंपल सा। तो इंटेंसिव का सिंपल सा मतलब है खेती वहाँ पे होंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें ना बेसिकली लेबर का इस्तेमाल हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। आगे, इन दिस फार्मिंग हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। अब चूंकि देखो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, सभी का आपको पेट भरना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या चाहोगे, कम जमीन पे ज़्यादा अनाज उपज सके। इसीलिए आपको इसमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, HIV सीड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और इरिगेशन का भी आपको अच्छा खासा ख्याल रखना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आपका ये इंटेंसिव वाला भी खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा बी नंबर पे था कॉमर्शियल फार्मिंग, उसको देख लेते हैं उसमें क्या खास बात है। कॉमर्शियल फार्मिंग इज डन फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन मार्केट। कॉमर्शियल फार्मिंग बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसको मार्केट में बेचा जाए और बेच के बेसिकली प्रॉफिट कमाया जाए। जैसे मेरे गांव में क्या है ना, और मेरे गांव में मेरे खास करके मेरे पिताजी का एग्जांपल आपको देते हैं। मेरे पिताजी ना खास करके दो चीज़ का खेती करते हैं, एक मक्का का जिसको हम जो कि हमने आपको अभी कहा, मक्का मतलब भुट्टा जो लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, एक उसका हो गया, और एक परवल का। परवल को अलग अलग जगह पर ना पटल के नाम से भी जानते हैं, पटल। तो परवल बोलो या फिर पटल बोलो, ठीक है। तो ये जो दो खेती मेरे पिताजी करते हैं, ये अपने फैमिली के नीड को केवल पूरा करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसको तोड़ के यानी कि उसको उसका फसल तैयार करके उसको मार्केट में बेचा जाए, प्रॉफिट कमाया जाए, इसके लिए मेरे पिताजी करते हैं। और मेरे ही पिताजी नहीं, मेरे गांव में हर आदमी वही चीज़ करता है। तो इसको क्या कहेंगे बताइए, कमर्शियल फार्मिंग, सिंपल सा। तो वो फार्मिंग जिसको कि आप बेसिकली प्रॉफिट कमाने के नजरिए से करते हो, वही आपका कहलाता है कमर्शियल फार्मिंग, सिंपल सा, ठीक है। आगे, इट इज प्रैक्टिस इन लार्ज लैंड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज ऑल्सो लार्ज। और चूंकि भाई आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप चाहोगे कि छोटे जमीन पे किया जाए, आप चाहोगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगा सके बहुत दूर वाले एरिया तक, तभी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और चूंकि भाई इसमें आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है आपको इसमें पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो कई बार तो खेती में 2-3 लाख लगाना पड़ जाता है, 3-4 लाख रुपए लगाना पड़ जाता है, तब जाकर उसमें से आपका 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। सोचो इस प्रकार का। तो फार्मिंग आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। चूंकि फार्मिंग के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो पता है हमको इसमें क्या क्या समस्या आता है। आप बहुत मतलब इसमें ना कई बार ऐसा होता है ना, आपको बताते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, ऐसा कई बार हमारे घर में हुआ ये चीज़, हमारे घर में नहीं पूरे हर जगह होता है, मतलब जहाँ पे फार्मिंग है वहाँ पे कॉमन बात है। देखो सपोज करो कि आपने ना खेत में 5 लाख रुपए लगाया, ठीक है, और पूरे खेत में आपका कीड़ा लग गया। सपोज करो कि आपके पास 5 बीघा जमीन था और आपने उसके ऊपर 5 लाख रुपए आपने खर्च किया, ठीक है। आपने सोचा ये था कि फसल अच्छा होगा, प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छा खासा हमारा घर चलेगा, लेकिन उसमें कीड़ा लग गया। सपोज करो आपका 5 का 5 लाख 5 दिन में बर्बाद। सोचो कैसा तकलीफ होगा आपको। मतलब जो आदमी इतने मेहनत से पैसा कमा के आपके खेतों में लगा रहा है और वो मुश्किल से मुश्किल 5 दिन में पूरा बर्बाद हो गया, वो आदमी तो सुसाइड कर लेगा। और फार्मर के बीच में सुसाइड आम बात है, क्योंकि पहली बात तो कर्ज बहुत होता है, दूसरी बात यदि फसल खराब हो जाए ना तो अचानक उसको झटका लगता है तो सुसाइड कर लेता है, सिंपल सा ये चीज़ होता है। और ये चीज़ ना कि कई बार हमारे घर में या फिर हमारे पड़ोसी में बहुत सारे लोगों के साथ, हमारे पूरे गांव में चीज़ हो चुका है, हर किसी के साथ। हालांकि किसी के साथ आज हुआ है तो किसी के साथ 1 साल के बाद होगा, लेकिन हुआ हर किसी के साथ है। और फार्मिंग बहुत ही रिस्की चीज़ है, आसान नहीं होता ये। हर कोई फार्मिंग नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही नॉलेज चाहिए होता है, नॉलेज के साथ साथ पैसा चाहिए होता है। उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, सह सकते हैं, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आप खुद सोचो ना, 5 लाख रुपया मात्र 5 दिन में गंवाना क्या आम बात है क्या? बहुत ही मुश्किल बात है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, और प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो पैसा भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है। आगे, इन कमर्शियल फार्मिंग मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। इसमें ना ज़्यादातर काम आपका जो वो मशीन से होता है। जैसे मेरे खेत में क्या है, देखो हम अपना खेत का एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे और हम बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। इससे होता क्या था, जैसे मेरे गांव में जो मेरा खेत है ना, उसमें होता ये है कि चूंकि मेरे पिताजी खेती करते हैं तो उनके बस का बात ये नहीं है कि वो सारा खेती लेबर के थ्रू करवा सके। यदि लेबर के थ्रू करवाएंगे ना तो महीनों लग जाएगा, और महीनों यदि लग जा रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खेती में बहुत ही पीछे हो, और महीने भर में तो फसल भी आ जाता है खेत के अंदर, अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। इसके लिए अब क्या है, गाँव में हर जगह पर ज़्यादातर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पिताजी
खेत को जोतना है तो मशीन लगाना पड़ेगा, ट्रैक्टर। फिर से उसमें सीड डालना है, उसके लिए सीड ड्रिल आता है एक मशीन, उसको लगाना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, बेसिकली कॉस्ट देना पड़ता है, उनका पैसा देना पड़ता है। फिर उसके लिए फिर आपको खेत में पानी डालना है, उसके लिए जनरेटर लगाओ, पाइप बिछाओ, उसके लिए फिर पानी डालो खेत में। तो बेसिकली अब जो फार्मिंग हमारा ना वो बहुत ही मॉडर्न हो चुका है, कम समय में आप ज़्यादा खेती कर लेते हैं। ये चीज़ हमारा कमर्शियल फार्मिंग में तो अच्छा दिया, आपका प्रॉफिट मतलब फसल अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी अच्छा होता है। आगे इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जिसको हम लोग HYV भी कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। यानी कि अच्छे प्रकार के सीड्स लगाने पड़ते हैं, केमिकल का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है कीड़े को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्ट, छोटे मोटे जो कीड़े लग जाते हैं दीमक टाइप का, उसको मारने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा खर्च के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें आपको ध्यान भी देना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए फार्मर का एक ही काम होता है, डेली सुबह उठना और अपने खेत की ओर चले जाना, अपने खेत का देखभाल करना, चारों तरफ एक बार घूम के देख लेना कोई खराबी तो नहीं है। और ये रूटीन एक फार्मर का होता है, आम रूटीन जो हम लोग कहते हैं। हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में तो क्या होता है, सुबह उठते हैं, फ्रेश हो, स्कूल जाओ। उसी प्रकार से एक फार्मर का जो आम जिंदगी होता है वो वही चीज़ है, सुबह उठो, तैयार हो, और फिर खाना तो खा लो, नहीं तो खाना लेके जाओ खेत में, वहीं पे खा लेना। तो जैसे कभी कभी हम छुट्टी में जब अपने गाँव जाते हैं ना, तो मेरे पिताजी का रूटीन सेम रहता है, सुबह उठे, फ्रेश हुए, और खाना दिखाने का मन हुआ घर में तो खा लिए। और गांव के आदमी ना जल्दी घर में खाना सुबह खाते नहीं है, आदत नहीं होता ना उनका, तो खेत लेके चले जाते हैं, वहाँ पे खाना खा लेते हैं अपना सिंपल सा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें केयर करना पड़ता है ना, इसके मतलब ये आम बात नहीं है, हर किसी के बस बात नहीं है फार्मिंग। बहुत इसमें मेहनत के साथ साथ बहुत टाइम भी लगता है, इसमें बहुत सब्र चाहिए इसमें, तब जाके आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाता है। अगला इसी के अंदर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लांटेशन के बारे में। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, देखो, प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। पहली बात तो प्लांटेशन हमारा कमर्शियल फार्मिंग के कैटेगरी में आता है। इन प्लांटेशन सिंगल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। देखो, प्लांटेशन का ना मतलब समझाते हैं आपको क्या होता है। प्लांटेशन का मतलब होता है कि बहुत दूर तक एरिया में मात्र एक ही प्रकार का फसल लगा हुआ है, उसको हम लोग कह देंगे प्लांटेशन। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, सपोज करो कि 100 बीघा जमीन है और उसके ऊपर मात्र एक ही प्रकार का खेती किया गया, गन्ना का, शुगर कैन का, मान लीजिए, किसका एग्जांपल होगा वो, प्लांटेशन का, सिंपल सा। मान लीजिए कि उसके जगह पे चाय का खेती हो गया, तो भी हमारा प्लांटेशन ही कहलाएगा। तो प्लांटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब बहुत बड़े जमीन पर आप मात्र एक ही प्रकार का फसल लगाते हैं, वही आपका कहलाता है प्लांटेशन, ठीक है। आगे इसका एग्जांपल है टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन, बनाना एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो ये सब जो है ना, जब भी लगाए जाते हैं तो बहुत ही दूर दूर तक के जमीन पे लगाए जाते हैं। यही सब हमारा एग्जांपल है प्लांटेशन का। इन प्लांटेशन लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। प्लांटेशन में आपको बहुत बड़े लेवल पे पैसों के साथ साथ लेबर भी लगाना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है। और चूंकि प्लांटेशन हमारा कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली बात आपको समय के साथ साथ पैसा भी लगाना पड़ता है, तभी जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्लांटेशन का हो गया। अच्छा, प्लांटेशन का एग्जांपल देते हैं। मेरे गांव में एक आदमी है, एक ही आदमी है जो कि पूरे गांव में एक ही ऐसा आदमी है, एक ही ऐसा घर है जो कि गन्ने का खेती करता है, और उनके पास कम से कम 25 से 30 बीघा जमीन है। मतलब 25 से 30 बीघा उसके पास जमीन है, और उस पूरे जमीन पे ना मात्र गन्ने का खेती करता है, और इतना हाई इनकम उनका है ना, मतलब पूरे गांव में एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे साल में यदि कोई सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है तो वही कमाता है, क्योंकि गन्ने का डिमांड है। डिमांड इसलिए है क्योंकि गर्मी के समय में हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। अच्छा, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडा हो, चीनी तो आप हर साल खाते हो, गुड़ तो आप हर साल इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसका डिमांड हर समय उसका डिमांड हाई ही रहता है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो ये चीज़ हमारा गन्ने का एग्जाम्पल हमने आपको दिया। अगला टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न का, जो कि अगले वाली क्लास में शुरू करेंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।